नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई। कांग्रेस ने ममता को बीजेपी का एजेंट बताया, कहा ईडी और इनकम टैक्स से डर रही ममता। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, कहा केजरीवाल की सरकार सिर्फ लोकप्रिय नारे देती है, कुछ काम नहीं करती। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह निलंबित, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया आदेश पर हस्ताक्षर। वहीं परमबीर की चांदीवाल आयोग में पूछताछ जारी। यूपी में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने अखिलेश से पूछा कि वो बताएं कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं। तालिबान को लगा सबसे बड़ा झटका, संयुक्त राष्ट्र में नहीं मिली मान्यता। पुरानी सरकार के अधिकारी ही करेंगे संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी। पहली खबर, ममता और कांग्रेस के बीच जंग की। ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी पर हमला बोला तो आज कांग्रेस ने ममता पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि ममता बीजेपी की मदद कर रही हैं, ये ममता नहीं, ममता का ईडी और सीबीआई से डर बोल रहा है। ममता पूरे देश में गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की जुगत में है। उन्होंने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और ये भी कहा कि राहुल गांधी विदेश में ही रहते हैं, इसीलिए कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि ममता सिर्फ एक राज्य में बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी से लड़ रही है। इस बीच ममता पर राष्ट्रीय गान के अपमान का मामला दर्ज हो गया है। डॉक्टर साहब, ये कांग्रेस और ममता की जंग कहां तक जाएगी? देखिए, अभी तो खिचड़ी पकी भी नहीं थी, हांडी ही टूट गई जी। कहाँ ये लोग कह रहे थे कि 2024 में सारे विपक्ष को इकट्ठा करके ये लेफ्ट लिबरल कबाल, दिल्ली में बैठे रणनीतिकार, सारे विपक्ष को इकट्ठा करके वो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी दिल्ली दूर है और अभी से ये लोग सांप और नेवले की तरह लड़ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वहाँ पे ममता बनर्जी मुंबई गई। मुंबई जाकर के शरद पवार के सामने उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूपीए तो नॉन एग्जिस्टेंट है, कुछ होता ही नहीं, और राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए। बिल्कुल नॉन सीरियस है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को टीएमसी में जोड़ के कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने में जुटी हुई है। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी के साथ जो लोग आज तस्वीरें खिंचा रहे हैं, कल यही लोग ममता बनर्जी के पीठ पे छुरी भोंकेंगे, धोखा देंगे, क्योंकि शरद पवार जैसे लोग और तमाम तरह के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस के बगैर कोई एक बड़ा गठबंधन बन जाए देश के अंदर में, वो बड़ा ही मुश्किल है। ममता बनर्जी को पता नहीं ये कहाँ से कन्फ्यूज़न हो गया है कि शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल और तमाम लीडर्स उनको अपना लीडर मान लेंगे बस इस बात के लिए कि उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो ये एक कवायद है। ममता बनर्जी एक एम्बिशियस प्लान के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो कर रही हैं, ये जो है बैलून प्रधानमंत्री के सपना वाला, वो ममता बनर्जी का बहुत ही जल्द फूटने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर दिल्ली में प्रदूषण की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की जमकर क्लास ली। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से साफ साफ कहा कि आप कोर्ट में कुछ और कहते हैं, लेकिन सच कुछ और होता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आश्वासन और लोकप्रियता के नारों के अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप आदेश चाहते हैं तो हम आदेश देंगे। सीजेआई एनवी रमन्ना ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी? आप हमें बताइए कि आपने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है, इसीलिए माता पिता घर से काम करते हैं और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ये क्या है? इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को फटकार लगाती है, लेकिन एक्शन फिर भी नहीं होता है। भाई एक्शन होगा ही नहीं। मैंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है ये, इसे फुर्सत ही नहीं पंजाब से। दिल्ली के लोग घुटन में मर रहे हैं, फेफड़े सड़ रहे हैं, और ये
पंजाब जाता भी है तो वहाँ ये एक शब्द नहीं बोल पाता है कि पराली मत जलाओ। तो इसकी राजनीति ही एंटी पीपल है। अब ये सारी चीज़ें, ये कवायद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगाते चली जा रही है। भाई एक्शन क्यों नहीं लेते आप? आप बयान में तो कह देते हो कि भाई हम ऑडिट करवाएंगे कि तुम कितने पैसे ऐड में खर्चा कर रहे हो। टेलीविज़न वाले कभी सच बताएंगे नहीं। कोई भी शख्स आम आदमी पार्टी का छोटा सा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरी मीडिया उसको लाइव दिखाती है। क्यों? सारे लोगों ने पैसे ले रखे हैं, वो एडवर्टीजमेंट चल रहा है और उसी के बदौलत इसकी राजनीति चमक रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब इस तरह के आदेश देने पड़ेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई इसमें कुछ पॉजिटिव काम देखना चाहती है। ये शख्स तो काम करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ करना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि दिल्ली की जनता और देश की जनता भी जाने कि बजट का कितना % वो ऐड में खर्च कर रहा है। और दूसरी बात, अगर इनसे नहीं हो रहा है तो रमन्ना साहब ने सही कहा कि आप 4-5 एक्सपर्ट पैनल जो है उसको आप नियुक्त कर दीजिए, वही इन्वायरमेंट को लेकर के सरकार के बिहाफ पे फैसले लेंगे, तब जाकर के कुछ हो सकेगा। ये वोट के भूखे राजनेता जो होते हैं वो कभी भी पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि अपनी राजनीति कैसे चमक जाए, कैसे मैं चुनाव जीत जाऊं, उस पे उनका ध्यान होता है। जी डॉक्टर साहब, अब बात महाराष्ट्र में वसूली कांड की। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के निलंबन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मोहर लग गई है। उन पर अनुशासनहीनता और अन्य गड़बड़ियों की वजह से ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को लेकर आईएएस ऑफिसर देवाशीष चक्रवर्ती की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। चक्रवर्ती ने परमबीर सिंह के खिलाफ लगे अखिल भारतीय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच की थी। सरकार की तरफ से परमबीर के खिलाफ कई जांच चल रही हैं। गृह विभाग परमबीर सिंह के खिलाफ प्रशासकीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है, तो सीआईडी परमबीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव और कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों की जांच कर रही है। सर, इतने दिनों बाद परमबीर सिंह का निलंबन क्यों? किस बात का इंतजार हो रहा था? देखिए, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये काम तो बहुत पहले कर देना था, लेकिन यही सरकार ये परमबीर सिंह सचिन वाजे को डिफेंड कर रही थी। यही सरकार इनका इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों को हिसाब लगाने में कर रही थी। यही सरकार परमबीर सिंह से ये फर्जी टीआरपी स्कैम के जरिए अर्नब गोस्वामी को जेल भिजवाने में लगी हुई थी। यही सरकार, यही अनिल देशमुख एक अन्वय नायक नाम के शख्स के सुसाइड को मर्डर में तब्दील करने में जुटी हुई थी। तो आप इतना सब कुछ काम इसके जरिए करवा रहे थे, ये आपके बहुत सारे राज जानता है और इसलिए विलंब हो रहा था। अभी तक नेगोशिएशन चल रहा था, नेगोशिएशन फेल हो गया। परमबीर सिंह ने कह दिया कि हमने जो आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख के ऊपर, सरकार के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर, वसूली कांड को लेकर के जो हमने खुलासे किए हैं उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अब तक ये डंडा दिखाया जा रहा था कि तुम अपने कंप्लेंट्स वापस ले लो, फिर आपके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप ज्वाइन कर लेना। इसलिए निलंबन जो है रुका हुआ था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी कोशिशें, सारे ट्रिक्स और सारे निगोशिएशंस वो फेल हो गए हैं। इसलिए देवाशीष चक्रवर्ती के आयोग के रिपोर्ट को मानकर उद्धव ठाकरे ने उस पर दस्तखत किए हैं। अब एक इस तरह के अधिकारी जिसके बारे में उद्धव ठाकरे सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री ये कहता हो कि ये अनिल अंबानी के घर के बाहर जो बॉम्ब रखा हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार है, उस कॉन्स्पिरेसी को उसने ही रची, तो ये निलंबन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। एक सवाल दिल्ली में बैठे लुटियन मीडिया से भी पूछा जाना चाहिए कि बड़ा फ़ोन पे चोरी चोरी चुपके चुपके बात करके ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया करते थे ये लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव किया जाता था, 9 बजे के डिबेट में उनको बिठा करके महिमा मंडन किया जाता था कि जैसे कोई बहुत ईमानदार पुलिस अधिकारी हो। अच्छा हुआ कि खाकी वर्दी पे लगा कलंक आज धुल गया। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर यूपी में राजनीतिक घमासान की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब मथुरा की बारी है बयान देकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। केशव ने कहा है कि अयोध्या और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। केशव के इस बोल पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। अब जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है और कहा कि मैं अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। मेरा अखिलेश जी से एक ही सवाल है, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, राम भक्त हूं, गंगा भक्त हूं, शिव भक्त हूं, तो फिर बताएं कि श्री कृष्ण भूमि की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा। सर, यूपी चुनाव में अचानक से कृष्ण मंदिर का मुद्दा कहां से आ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो इस तरह के मुद्दे को उठाए। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करो, आप जिन्ना को महापुरुष बता दो, जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता दो मुसलमानों को वोट के लिए, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी से अधिकार नहीं छीन सकते कि उनके पास जो मुद्दे हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि का हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो, ये उनका एक अधिकार सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पेंच कुछ और है जिसे समझना जरूरी है। ये सवाल अखिलेश यादव इसका जवाब नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि वो दोनों तरफ से जाएंगे। ये कैच 22 सिचुएशन है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, ये अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं। अब अगर ये कहेंगे कि भाई वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो जो मंदिर है, जन्मस्थान का मंदिर, उसको तो औरंगजेब ने तोड़ा था। औरंगजेब को हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत बड़ा संत मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। तो आप जैसे ही कहोगे कि भाई कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और अगर ये कहते हो कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो यदुवंशी नाराज हो जाएंगे। ये माई कॉम्बिनेशन जो है, मुस्लिम यादव वोट का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर अखिलेश यादव की पूरी राजनीति टिकी हुई है, वो अपने आप हिल जाएगी अगर इस सवाल के ऊपर अखिलेश यादव कुछ भी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यहाँ तालिबान की सरकार तो है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में तालिबान को जगह नहीं दी गई है। यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी पुरानी सरकार ही करेगी, ये फैसला यूएन के क्रेडेंशियल कमेटी ने लिया है। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य मदद और धोखे से सत्ता पर काबिज हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता तालिबान के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। तालिबान के लिए ये तो एक बड़ा झटका है सर। बहुत बड़ा झटका है, और तालिबान को ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी झटका है। और तमाम वो देश, वो मुल्क जो तालिबान के सहारे एक डर्टी गेम खेलना चाह रहे थे, उन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैसे खबर आ रही है कि भाई आपको तो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, दुनिया में कोई देश आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अब दिक्कत ये आ रही है, न पैसे हैं, न सिस्टम बन पा रहा है, लोग भी अब नाराज़ हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, सारा कुछ ठप सा हो गया है। इन लोगों को ये लगा था कि भाई आप ज़बरदस्ती सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके चीन और पाकिस्तान के जरिए, इनके डिप्लोमेसी के जरिए आप नॉर्मलाइज कर देंगे सारी चीज़ें। तो वैसा तो हो नहीं रहा। अब एक और खबर आई आज कि इस तरह की खबरें जो वहाँ पे जो कुछ मीडिया है, उनको साफ साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी न्यूज़ बुलेटिन, कोई भी खबर कोई अखबार में छापेगा या टीवी पे दिखाएगा, उसके पहले तालिबान के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। मतलब ये कि पूरी तरीके से मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पैसे हैं नहीं, और जो सबसे बड़ा मददगार है वो तो खुद कटोरा लेकर के घूम रहा है पाकिस्तान, इमरान खान। वहाँ की सरकार भी डगमगाई हुई है। तो अफगानिस्तान एक सिविल वार की ओर बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कब तक लोग चुप बैठेंगे। ये अमरुल्लाह सालेह साहब जो ये कह रहे हैं कि भाई लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष जो है वो जैसे जैसे स्थिति खराब होती जाएगी, लोग सड़कों पे नजर आएंगे और एक नया फेज अफगानिस्तान में शुरू हो जाएगा। सर, इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
है।